Welcome you all in this video. In this video, we are discussing about a numerical problem on design of circular column. So here is problem number first. Design a circular column of diameter 400 mm subjected to a load of 1200 kilonewton. The column is having spiral ties. The column is 3 meter long and is effectively held in position and both ends but not restrained against rotation. Use M20 mix एंड Fe415 स्टील. सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन डेटा. सो क्वेश्चन में कुछ डेटाज गिवन है, उसे स्टेप फर्स्ट में नोट डाउन करते हैं. सो फर्स्ट डेटा इज क्लियर लेंथ जो कि LC से इंडिकेट की जाती है और क्वेश्चन में 3 मीटर गिवन है. सो 3 × 1000 दैट इज 3000 mm. नेक्स्ट डेटा इज एक्सियल लोड जिसे P से इंडिकेट किया जाता है जो कि क्वेश्चन में 1200 किलोन्यूटन गिवन है. नेक्स्ट डेटा इज डायमीटर ऑफ कॉलम बिकॉज कॉलम जो है वो सर्कुलर है. सो डायमीटर ऑफ कॉलम कैपिटल D से इंडिकेट किया जाता है जो कि क्वेश्चन में 400 mm गिवन है. नेक्स्ट डेटा इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसे FCK से इंडिकेट किया जाता है जो कि 25 न्यूटन पर mm² गिवन है. नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ स्टील जिसे FY से इंडिकेट किया जाता है जो कि क्वेश्चन में 415 न्यूटन पर mm² गिवन है. एंड लास्ट डेटा इज एंड कंडीशंस. सो यहाँ पे कॉलम की एंड कंडीशंस गिवन है जो कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन. सो ये कंडीशन यहाँ पर गिवन है. ओके, सो यहाँ फिगर 1 एलिवेशन ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है. LC यहाँ पे इसकी क्लियर लेंथ को इंडिकेट कर रही है और वहीं 1200 किलोन्यूटन इस पर अप्लाइड एक्सियल लोड को इंडिकेट कर रहा है. सो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होता है. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ के रिगार्डिंग IS 456-2000 टेबल नंबर 28 पर पेज नंबर 94 पर कुछ क्राइटेरिया गिवन है. सो फर्स्ट कॉलम इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट ऑफ कंप्रेशन मेंबर. सो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन मीन्स बोथ द सपोर्ट्स आर लाइक हिंज. ओके, सो इस कंडीशन में जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ की वो 1 × क्लियर लेंथ होती है और वहीं जो रिकमेंडेड वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ के लिए वो भी 1 × क्लियर लेंथ होती है. सो दिस वैल्यू के अकॉर्डिंग L इफेक्टिव इक्वल टू 1 × क्लियर लेंथ. सो 1 × 3 दैट इज 3. सो L इफेक्टिव यहाँ पर 3000 mm कैलकुलेट होकर आता है. सो यहाँ स्टेप सेकेंड कंप्लीट होता है. कैलकुलेशन ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो. इस स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कॉलम शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है. अकॉर्डिंगली वे डिज़ाइन दी कॉलम. सो स्लेंडरनेस रेशियो के रिगार्डिंग IS 456-2000 में क्लॉज नंबर 25.1.2 पेज नंबर 41 पे कुछ क्राइटेरिया गिवन है. अ कंप्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड ए शॉर्ट कॉलम व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज LEX डिवाइड बाय D और LEY डिवाइड बाय B मीन्स इफेक्टिव लेंथ इन X डायरेक्शन डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कॉलम और effective length in y direction divided by breadth of the column are less than 12. ओके, सो यहाँ पे L effective by D का रेशियो हम निकालते हैं. D यहाँ इंडिकेट कर रहा है डायमीटर ऑफ कॉलम को. सो 3000 इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय 400 डायमीटर ऑफ कॉलम. सो फाइनली वी गॉट द 7.5. ओके, सो 7.5 is less than 12. So hence it is a short column. Number 4th, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी. इस स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड अपने मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया को एक्सीड तो नहीं कर रहा है. ओके, सो अगर एक्सीड कर गया तो हम इसेंट्रिक लोड की तरह कॉलम को डिज़ाइन करते हैं और अगर एक्सीड नहीं करता है क्राइटेरिया को तो हम उसे एक्सियल लोड की तरह डिज़ाइन करते हैं. सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के रिगार्डिंग IS 456-2000 में क्लॉज नंबर 25.4 पेज नंबर 42 पर क्लॉज दिया है. ओके, सो मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम दैट इज क्लियर लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय 500 प्लस द लेटरल डायमेंशन दैट इज डायमीटर ऑफ कॉलम डिवाइड बाय 30. Okay, so E minimum equal to L by 500 plus D by 30. So L is 3000 divided by 500, D is 400 mm divided by 30. So finally E minimum is 19.33 mm. Okay, so ये E minimum वैल्यू आई है. अब अपन इसे वेरीफाई कर लेते हैं. ओके, सो IS 456-2000 क्लॉज नंबर 39.3 पेज नंबर 71
1. ओके, क्या कहता है? द मिनिमम एसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स ई मिनिमम. सो मिनिमम एसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सिड्स, ओके, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 0.05 टाइम्स द lateral dimension. Okay, so E minimum should not be greater than 0.05 d. Okay, so 0.05 into d, diameter of column is 400. So finally 0.05 into 400 is 20 mm. Okay, so E minimum के क्राइटेरिया को हम लोग एग्जिट नहीं कर रहे हैं, हैंस सेफर अगेंस्ट मिनिमम एसेंट्रिसिटी. ओके, सो इस केस में कॉलम जो है वो एक्सियली लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा. सो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 कंप्लीट होता है. फिफ्थ, calculation of design loads. According to LSM, working load should be converted into design load with the help of load factor. So here design load equal to load factor into working load. Okay, so load factor concrete के लिए 1.5 होता है. So 1.5 into working load is 1200. So 1.5 into 1200 is 1800 kilonewton. Okay, so this step is completed. 6. Calculation of area of steel in concrete, that is ASC. So क्वेश्चन में हमें डायमीटर ऑफ कॉलम 400 गिवन है. सो इस डायमीटर की हेल्प से हम ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, दैट इज AG फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो सर्कुलर इन नेचर है हमारा कॉलम. ओके, सो सर्कल का एरिया होता है π/4 d स्क्वायर. ओके, सो d क्या है? ये जो यहाँ पे आपको बड़ा वाला जो सर्कल दिख रहा है उसका डायमीटर जो कि 400 है. सो π/4 d स्क्वायर. सो π/4 इंटू डी इज़ 400 स्क्वायर. सो यहाँ पे AG आ गया, दैट इज़ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, जो कि इस आउटर सर्कल का एरिया आ गया. ओके, सो ये आउटर सर्कल जो है ये कंक्रीट का है और ये प्लान ऑफ सर्कुलर कॉलम को इंडिकेट कर रहा है. ओके, जो कि 125,663.7 mm² आया. ओके, सो ये ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम आ गया. अब अगर हमें एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है, सो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकाल सकते हैं? ओके, सो अगर हम ग्रॉस एरिया में से इसमें जितना स्टील प्रोवाइड हमें करना है वो माइनस कर दे तो हमें एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट. ओके, सो एरिया ऑफ कंक्रीट इक्वल टू ग्रॉस एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं 125,663.7 माइनस एरिया ऑफ स्टील वैसे ही रखा. सो यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट की एक हमें इक्वेशन मिल गई. अब हमें IS 456-2000 क्लॉज नंबर 39.3 के पेज नंबर 71 पर एक्सियल लोड के लिए एक इक्वेशन मिल जाती है. ओके, जो कि 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC है. ओके, सो अब हमें क्या करना है, जब हम सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड करते हैं, सो सर्कुलर इन नेचर की वजह से जो कॉलम है, ओके, और इस कॉलम में जब हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, सो इस हेलिकल रेनफोर्समेंट की वजह से कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 5% से इंक्रीज़ हो जाती है. सो हम इस एक्सियल लोड की इक्वेशन में 1.05 मीन्स 5% की स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ कर देते हैं. सो इस इक्वेशन में 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है. PU इक्वल टू 1.05 इंटू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC. सो PU हमारा यहाँ पे डिज़ाइन लोड है जो कि 1800 है इंटू 10⁻3. सो यहाँ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है. 1.05 ऐसे ही 0.4 इंटू FCK क्वेश्चन में 25 है. AC हमने इस इक्वेशन से पुट कर दिया 125,663.7 माइनस ASC प्लस 0.67 वैसे ही. FY क्वेश्चन में 415 गिवन है और एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट एज इट इज़ रख दिया. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ASC मिल गया जो कि 1793 mm² आ गया. ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग हम परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसको PT से इंडिकेट करते हैं, निकाल सकते हैं कि इस कॉलम में ग्रॉस एरिया के बेस पर कितना स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील हमारा निकल के आया 1793 डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया. सो ग्रॉस एरिया 125,663.7 हमारा था. सो इंटू 100. ओके, परसेंटेज निकालने के लिए. सो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आता है 1.43%.
ओके, सो इस परसेंटेज को हम सबसे पहले IS कोड में जो क्लॉज दिए है उसे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये विद इन लिमिट है या नहीं। ओके, सो इसके रिगार्डिंग क्लॉज नंबर 26.5.3.1 के क्लॉज ए में हमें पेज नंबर 48 पर मिल जाएगा। क्राइटेरिया दिया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शेल नॉट बी लेस देन 0.8% नॉट मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। मीन्स ये जो परसेंटेज स्टील आपका होगा ये 0.8% से लेकर 0.4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा विद इन लिमिट आ रहा है। ओके, सो हैंस ओके, यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। एरिया ऑफ स्टील निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बार्स। ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले डायमीटर ऑफ बार सिलेक्ट करना होगा। ओके, सो डायमीटर सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लॉज नंबर 26.5.3.1 के पॉइंट डी में जो पेज नंबर 48 पर है क्राइटेरिया गिवन है, द बार शेल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। ओके, सो कॉलम में 12 mm से कम का डायमीटर और बार सिलेक्ट करना ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं 12 mm से ज़्यादा मीन्स 20 mm डायमीटर का बार सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो 1 बार का यहाँ पर मैं एरिया निकाल रहा हूँ ताकि मैं नंबर ऑफ बार्स निकाल पाऊँ। सो सिंगल बार का जो एरिया है उसे A5 से इंडिकेट कर रहे हैं जो कि π/4 d² होगा। सो π/4 d मीन्स डायमीटर ऑफ सिंगल बार इज 20 स्क्वायर। सो A5 यहाँ पे 314 mm² आ गया। सो नंबर ऑफ बार हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार। ओके, सो टोटल एरिया ऑफ स्टील AAC हमारा 1793 कैलकुलेट हो गया है और एरिया ऑफ 1 बार 314 है। सो यहाँ से नंबर ऑफ बार निकल के आता है 4.6। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार्स के लिए भी यहाँ पर क्राइटेरिया है। सो ये क्राइटेरिया अपन को क्लॉज नंबर 26.5.3.1 के पॉइंट सी में जो कि पेज नंबर 48 पर है। ओके, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइडेड इन कॉलम शेल बी 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम। सो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम में मिनिमम जो नंबर ऑफ बार्स है वो 4 प्रोवाइड करना है, बट सर्कुलर कॉलम में हमें मिनिमम 6 प्रोवाइड करना है। सो 4.6 को राउंड फिगर करके हमने 6 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ बार्स 20 mm डायमीटर के हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज़ किया हमने तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ स्टील भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट हम निकाल लेते हैं। सो AST प्रोवाइडेड इक्वल टू 6 मतलब 6 बार है इनटू एक डायमीटर एक बार का जो एरिया है π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। सो हम यहाँ पे AST प्रोवाइड कर रहे हैं 1884 mm²। ओके, सो यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। सो इस स्टेप में हम हेलिकल रेनफोर्समेंट की पिच को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 फिगर दिख रहे हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, वही ये वाला जो डायग्राम है ये प्लान ऑफ सर्कुलर कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। इनर सर्कल हेलिकल रेनफोर्समेंट को इंडिकेट कर रहा है, वहीं ब्लैक स्मॉल सर्कल हमें लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। 400 डायमीटर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम क्लियर कवर फॉर कॉलम्स इज़ 40 mm। सो यहाँ पर क्लियर कवर हमने 50 mm अज्यूम किया है। ओके, सो व्हाट इज़ द पिच फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट। सो हेलिकल रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल प्रोवाइड किया जाता है। सो स्पाइरल रेनफोर्समेंट के 1 कंप्लीट साइकिल कवर करने में हेलिकल रेनफोर्समेंट की जो वर्टिकल डायमेंशन होगी उसे हम लोग कहते हैं पिच। ओके, और इसी पिच को हमें फाइंड आउट करना है। रेनफोर्समेंट प्लान में एज अ सर्कल दिखने वाला है। ओके, और इसी सर्कल को हम लोग कोर कहते हैं। ओके, सो इनर जो स्मॉलर सर्कल दिख रहा है दैट इज़ कोर। ओके, सो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है कोर डायमीटर जिसे DC से इंडिकेट किया जाता है। सो कोर डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, अगर ग्रॉस डायमीटर में से अगर हम 2 टाइम्स क्लियर कवर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लियर कवर और राइट हैंड साइड वाला क्लियर कवर अगर माइनस कर दें सो फाइनली वी गॉट द कोर डायमीटर। सो DC इक्वल टू 400 माइनस 2 टाइम्स 50। ओके, सो
इट इज़ इक्वल टू 300 mm। सो एरिया ऑफ कोर अगर हमें निकालना हो, सो इस इनर सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? सो इनर सर्कल में हमें कंक्रीट और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दोनों दिख रहा है। सो हमें सिर्फ कोर का एरिया अगर निकालना है, सो इस लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के एरिया को हमें माइनस करना होगा। सो कोर का डायमीटर हम निकाल चुके हैं 300। सो इनर सर्कल का डायमीटर 300 आ चुका है। सो इसका एरिया निकाल लेते हैं, π/4 इंटू डी का स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। सो ये अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। सो 1884। सो फाइनली वी गॉट 6880.8 mm स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ कोर आ गया। अगर हम पीच को P से इंडिकेट करें, सो अज्यूमिंग pitch इक्वल टू P। सो वॉल्यूम ऑफ कोर पर पीच। सो वॉल्यूम ऑफ कोर पर पीच हम निकाल सकते हैं एरिया इनटू पीच। सो 6880.8 इंटू पीच। सो पीच को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लॉज नंबर 39.4 पेज नंबर 71 पर क्लॉज मिल जाता है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, सो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर shall not be less than 0.36 Ag by AC minus 1 FCK by Fy। सो यहाँ पर जो स्पाइरल है उसे हम 8 mm के प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 1 स्पाइरल पर पीच निकाल लेते हैं हम। सो ये निकाला जा सकता है π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्पाइरल इंटू πd, सर्कमफेरेंस ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। सो पाई इंटू 300 माइनस डायामीटर ऑफ 1 स्पाइरल इक्वल टू 46110.8 mm स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो एज पर IS कोड, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर should be less than or equal to 0.36 Ag by AC minus 1 FCK by Fy। सो वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 46110.8 और वॉल्यूम ऑफ कोर हम निकाल चुके हैं 6880.8 इंटू पी। शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.36। क्रॉस एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग 125663.7 और एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकाल चुके हैं 6880.8 माइनस 1 FC के क्वेश्चन में 25 गिवन है, Fy 415 गिवन है। सो यहाँ से पीच हम निकालते हैं तो पीच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 37 mm। सो पीच के रिगार्डिंग और भी कुछ क्राइटेरिया है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। 456/2000 क्लॉज नंबर 26.5.3.2 डी के पॉइंट 1 पेज नंबर 49 पर मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच के रिगार्डिंग कुछ क्राइटेरिया मिलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैक्सिमम पिच। सो मैक्सिमम पिच जो है शेल नॉट बी मोर देन 75 mm और नोर मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर ऑफ द कॉलम। सो मैक्सिमम पिच निकाल लेते हैं। इट शुड नॉट बी मोर देन 75 mm और कोर डायमीटर डिवाइड बाय 6। सो कोर डायमीटर हम लोग 300 फाइंड आउट किए हैं, 300 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 50 mm। सो पिच हमारे फॉर्मूले से आया है 37 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है उतना होना चाहिए। और मिनिमम का क्राइटेरिया देख लेते हैं। सो मिनिमम क्राइटेरिया जो है नॉट लेस देन 25 mm, नॉट लेस देन 3 times द डायमीटर ऑफ स्टील फॉर्मिंग द हेलिकल, मतलब हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, जो हमने 8 mm फाइंड आउट किया है, उसका 3 times से कम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया 25 और सेकेंड क्राइटेरिया 3 इंटू डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जो कि 3 × 8 इक्वल टू 24 आया है। सो इनसे कम नहीं होना चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फाइनली हम इनके बीच की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग। सो पिच यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 40 mm।
ओके, सो यहाँ पर 8 mm के स्पायरल हमने प्रोवाइड किए हैं, सो प्रोवाइड 8 mm डाया स्पायरल एट द रेट ऑफ 40 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, सो यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। Here figure shows the reinforcement detailing of circular column. ओके, सो ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर कॉलम है और ये प्लान ऑफ सर्कुलर कॉलम है। आउटर डायमीटर, आउटर सर्कल जो है वो आउटर सरफेस ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, वहीं इनर सर्कल जो है वो स्पाइरल कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 डायमीटर ऑफ बार प्रोवाइड किए हैं, 2 4 6। ओके, जिसको लॉन्गिट्यूडनल अगर बात करें, सो फर्स्ट एंड दिस बोथ, देन दिस बोथ एंड दिस वन। ओके, सो ये 4 लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं हम लोगों ने। ओके, और ये लॉन्गिट्यूडनल बार हमने 6 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं जो कि 20 mm डायमीटर के हैं। ओके, और जो स्पाइरल है, ओके, जो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल होगा जिसको हेलिकल रेनफोर्समेंट कहते हैं, ओके, वो 8 mm के हमने प्रोवाइड किए हैं। ओके, जो 40 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है, कि पीच पर प्रोवाइड किए हैं। सो ये जो पीच है, ओके, ये हेलिकल रेनफोर्समेंट के 1 कंप्लीट साइकिल की वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि 40 mm है। ओके, पीच का क्राइटेरिया हमें क्लियर कवर का जो क्राइटेरिया है IS 456/2000 की क्लॉज नंबर 26.4.2.1 के पेज नंबर 46 पर मिल जाता है, जो कहता है कि कॉलम के केस में जो मिनिमम क्लियर कवर है 40 प्रोवाइड करना है। सो हमने यहाँ पर जो क्लियर कवर है वो 50 प्रोवाइड किया है। सो हियर 400 mm इंडिकेट द डायमीटर ऑफ कॉलम। सो फाइनली दिस इज द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ सर्कुलर कॉलम। सो यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।